हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एफकेट के कोर्स को ध्यान में रखते हुए पिछले कई दिनों से हमारा लगातार वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। ये इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जिसका वैसे तो ये एंडलेस टॉपिक है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। इस सबके हमको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन डेफिनेशन है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज बिफोर ए नाउन और प्रनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। लेकिन प्रीपोजिशन के दो रूल है जो याद रखने लायक है और जो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला रूल ये कि प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। सब्जेक्ट आता नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है। मतलब जैसे मुझे बोलने दो, हम लोग इंग्लिश में ये नहीं बोलते लेट आई स्पीक। ठीक है, हम लोग बोलते हैं लेट मी स्पीक। मुझे बोलने दो, इंग्लिश में क्या बोलते हो? लेट मी स्पीक। क्यों बोलते हो? क्योंकि लेट इज अ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है। जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं वो अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेते हैं, सब्जेक्ट को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल है। सेकंड रूल ये कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में ना आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ता है, मतलब जीरंड फॉर्म यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा तुम इंग्लिश सीखने के बाद क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू आफ्टर लर्न इंग्लिश नहीं होता, व्हाट डू यू डू आफ्टर लर्निंग इंग्लिश होता है। वह इंग्लिश सीखने के पहले क्या करता है, व्हाट। ठीक है, व्हाट डज यू डू बिफोर लर्निंग इंग्लिश। तो जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं उन सब के बाद हमेशा जीरन का यूज किया जाता है, मतलब वर्ब प्लस एनजी यूज करते हैं। कभी कभी तो हमारा क्वेश्चन इन से भी शुरू होता है, तो इन भी एक प्रीपोजिशन है। अब आप बोलोगे इन स्पीक, तो गलत है, इन स्पीकिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन था, ही लिव डैश अलवर डैश राजस्थान। ऑप्शन ये इन और एट। इन और एट अपने आप में ना पूरे टॉपिक है। अगर हम इसको डिस्कस करने जाए ना तो इसके लिए मुझे 3 वीडियो भी कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमको नॉलेज तो होना ही चाहिए। अब जैसे लिखा ही लिव डैश अलवर डैश राजस्थान, यहाँ पर एक वर्ड है अलवर और यहाँ पर एक है राजस्थान। अब ये दोनों में ना एक जगह छोटी एक जगह बड़ी है। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं बोलूंगा आई लिव इन मुंबई, लेकिन मैं बोलूंगा मैं महाराष्ट्र में मुंबई में रहता हूं तो आई लिव एट मुंबई इन महाराष्ट्र। मतलब ये कि जब दो प्लेस एक साथ आएगी तो छोटे के आगे ना एट लगता है, बड़े के आगे इन लगता है। तो अगर हम देखेंगे तो अलवर हमारा छोटा है, राजस्थान बड़ा है। राजस्थान तो स्टेट है, अलवर तो उसके अंदर एक सिटी है। तो पहले में एट आएगा, दूसरे पे इन आएगा। ही विल कम डैश मंडे। ठीक है, वह मंडे को आएगा। देखो, एक होता है मंडे, एक होता है जनवरी। वह मंडे को आएगा, वह जनवरी को आएगा, जनवरी में आएगा। तो ये दिन है और ये मंथ है, तो दिनों के नाम के आगे ऑन लगता है, महीने के नाम के आगे इन लगता है। ठीक है, दिनों के नाम के आगे ऑन लगाया जाता है, महीने के नाम के आगे इन लगाया जाता है। मंडे बोला है, ऑन लगेगा। आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज अ कार डैश स्कूटर। पहला दिया है बिसाइड, सेकंड दिया है बिसाइड्स। ये बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, और ये बिसाइड मतलब होता है बाजू में, बगल में। तो क्वेश्चन में बोला उसके पास कार के अलावा स्कूटर है। उसके पास कार के अलावा स्कूटर है तो बिसाइड नहीं आएगा, वहां पर आएगा बी साइड्स, मतलब होता है के अलावा। और ये दोनों एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, बिसाइड और बिसाइड सब ये प्रीपोजिशन है। तो आंसर हो जाएगा बिसाइड्स। तो ऐसा नहीं कि हमको ग्रामर में सबकी नॉलेज होना चाहिए, हिंदी मतलब भी पता होना चाहिए। हिंदी मतलब से काफी सारी समस्या तो वही हल हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिसाइड्स। सीता इज एंग्री डैश यू। देखो, सीता तुमसे नाराज है, और मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं। सीता इज एंग्री डैश यूर रिजल्ट। तुम्हारे रिजल्ट से नाराज है। अब दोनों में कुछ डिफरेंस है। ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। एक लिविंग और एक क्या आपका नॉन लिविंग। तो अगर आप लिविंग थिंग से नाराज हो गए, लिविंग थिंग से, तो आपको विथ लगाना पड़ेगा। और अगर किसी नॉन लिविंग थिंग से नाराज हो तो एट लगाना पड़ेगा। तो एट योर रिजल्ट मतलब ये नॉन लिविंग है, तो किसी निर्जीव वस्तु से आप नाराज हो तो एट लगेगा। और लिविंग थिंग लिव विथ। अब डैश के बाद लगा है यू, मतलब तुमसे नाराज है, तो आंसर आएगा विथ। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, फॉर का यूज भी होता है, बड़ा कम होता है, बट अगर वर्ब का यूज करोगे, जैसे आई एम एंग्री। ठीक है, आई एम एंग्री फॉर यूर लाफिंग। मैं तुम्हारे हंसने से नाराज हूं। आई एम एंग्री फॉर यूर लाफिंग, तुम्हारे हंसने से नाराज हूं। वर्ब का यूज करोगे, वर्ब की पहचान है, उसमें ना आईएनजी हमेशा लगा होगा, तो फिर उस कंडीशन में फॉर आ जाता है। फिलहाल आंसर विथ आएगा।
नेक्स्ट है ही जम्प डैश द टावर। देखो मैं टावर से कूदा, या ही जम्प डैश द वाटर, या पानी बोला, तो पानी में अगर कूदेगा तो मूवमेंट होगा, टावर से तो एक ही बार कूदेगा, है ना, फुल एंड फाइनल मूवमेंट हो जाएगा। तो टावर से कूदे मतलब अलग हो रहा है, तो अलग होने की पोजीशन में ना ऑफ आता है। और अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता है ही जम्प डैश द वाटर, पानी होता तो मूवमेंट होता, तो मूवमेंट होते समय ना इनटू आता है तो आंसर हो जाएगा आपका ऑफ, ही जंप ऑफ द टावर। इट इज डैश 8 o'clock, एक होता है अबाउट, एक होता है बिटवीन। अच्छा, अबाउट का मतलब होता है बारे में, और एक होता है लगभग। अबाउट के दो मीनिंग होता है, एक होता है बारे में, एक होता है लगभग। क्वेश्चन में बोल रहा है लगभग कितना बजा है, 8 बजा है, आंसर आएगा अबाउट। बिटवीन मतलब तो बीच में होता है, बीच में, जो कि आंसर नहीं आएगा, करेक्ट आंसर होगा अबाउट, लगभग 8 बजा है। दिस ऐसे रिटर्न डैश में डैश अ पेन, ये आपका पर्सन हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, एक पर्सन एक इंस्ट्रूमेंट। तो पर्सन के आगे ना बाय लगता है, इंस्ट्रूमेंट के आगे ना विथ लगता है, ठीक है, पर्सन के आगे बाय लगता है, इंस्ट्रूमेंट के आगे विथ लगता है। ए लेटर इज रिटन बाय मी विथ अ पेन, ठीक है। तो फिलहाल पहले में बाय आएगा, दूसरे में विथ आएगा। मी मतलब इंसान है, पेन मतलब नॉन लिविंग है, इंस्ट्रूमेंट है, तो पहले में बाय, दूसरे में विथ। ही एंटर डैश कॉलेज। अच्छा, एंटर एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आता। इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन नहीं आता, जिसमें से ये कुछ पेयर है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंस्पाइट ऑफ इक्वल होता है डिस्पाइट, मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका वेट फॉर, इक्वल होता है अवेट, मतलब इंतजार करना। एक होता है आपका कंसिस्ट ऑफ, इक्वल होता है कंप्राइज, मतलब शामिल होना। और एक दिया आपका इंक्वायर इनटू, इक्वल होता है इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो मतलब ये कि ये जो चार पेयर है इसके इक्विवेलेंट है, तो ये चारों के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता, और ये चारों के बाद जो लिखा है वही आता है। और यहाँ पर एक वर्ड है एंटर, ठीक है, इसका ऐसा कुछ पेयर तो नहीं है, बट एंटर के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता, तो इन द प्रीपोजिशन में नहीं आएगा, इनटू प्रीपोजिशन में नहीं आएगा। द इज अ आर्टिकल नॉट ए प्रीपोजिशन, तो योर आंसर इज द। आई एम गुड डैश पेंटिंग। देखो मैं पेंटिंग में अच्छा हूं, मैं पेंटिंग में बुरा हूं, तो गुड है, और एक होता है बैड, तो गुड के साथ ना एट लगता है, बैड के साथ ना इन लगता है, ठीक है। तुम डांस में अच्छे हो, ठीक है, यू आर गुड एट डांसिंग, और यू आर बैड इन डांसिंग, तो गुड के साथ एट लगाया जाता है, बैड के साथ इन लगाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एट। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 10। सीता वॉज मैरिड डैश राम। सीता की मैरिड हो चाहे गीता की हो, मैरिड के साथ ना टू लगता है, ठीक है, मैरिड के साथ टू को लगाया जाता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन बोल सकते हो इसको, मैरिड के साथ लगता है टू। तो लिखा ही डाइड डैश टाइफाइड। देखो एक होता है टाइफाइड, मलेरिया, जितनी भी बीमारी है, तो बीमारी के नाम के आगे हमेशा ऑफ लगता है। अगर वो एक्सीडेंट से मरे, ठीक है, या सुसाइड से मरे, या वायलेंस मतलब होती है हिंसा, इनसे मरे, वैसे एग्जाम में इतने प्रकार से मर जाता है, तो बीमारी के नाम के आगे ऑफ लगता है। एक्सीडेंट, सुसाइड या वायलेंस से मरेगा तो बाय आता है, ठीक है। ज्यादा खाने पीने से मरेगा तो फ्रॉम आता है, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग। और ही डाइड इन बेड भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में किससे मरा है, टाइफाइड मतलब बीमारी है, तो आंसर हो जाएगा ऑफ। आपको बीमारी मेंशन किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑफ। इज एनॉयड डैश यू। एनॉयड मतलब होता है नाराज होना। देखो नाराज दो से, एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। जैसे मैं तुमसे नाराज हूं तो तुम लिविंग हो, तुम्हारे रिजल्ट से नाराज हो तो नॉन लिविंग। तो सेम आपका एंग्री वाला ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो डैश के बाद लगा यू, यू मतलब लिविंग है, आंसर विथ आएगा। आई एम एनॉयड विद यू, आई एम एनॉयड एट योर रिजल्ट, तो आंसर हो जाएगा विथ। इल्डेड, इल्डेड मतलब होता है समर्पण करना, इल्डेड सरेंडर करना, ठीक है। तो इल्डेड और एक होता है सरेंडर, ये दोनों के साथ ना टू लगता है। इल्डेड मतलब होता है समर्पण करना, तो इल्डेड के साथ टू को लगाया जाता है। योर करेक्ट आंसर इज टू, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ही वॉज इन्वाइटेड, इनवाइट के साथ भी टू लगता है, ठीक है, इनवाइट के साथ भी लगाया जाता है टीओ टू। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है, जो वर्ड आपको जो भी
वीडियो में आपको मिलते जाएंगे जितने भी प्रीपोजिशन, वो सारे वर्ड आप लोग बाद में एक तरफ कर लीजिएगा। तो इनवाइट के साथ टू लगता है, इल के साथ टू लगता है। अब एक वर्ड होता है टॉक, इसके साथ भी टू लगता है। एक वर्ड होता है लिसन, एक वर्ड होता है सैड, और एक होता है सजेस्ट। तो ये सब ऐसे वर्ड है जिनके साथ ना टू को लगाया जाता है। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ना ऑन को लगाया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ। ठीक है, आंसर आएगा नेक्स्ट है ही एम्ड हिज पिस्टल डैश द क्रिमिनल। इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया आपने एम। एम मतलब होता है लक्ष्य। देखो एम होता है, स्टे होता है। ये इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ ना प्रीपोजिशन लगाया जाता है एट। एम हो गया, स्टे हो गया, या हम लोग बोलते हैं लाफ, लाफ के साथ भी एट आता है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है स्माइल, हंसना, इसके साथ भी एट आता है। तो ये सारे ऐसे वर्ड है जिनके साथ ना एट को लगाया जाता है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, एट। ही इज एनवियस डैश माई सक्सेस। एनवियस मतलब होता है ईर्ष्यालु, जलने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं जेलस। ठीक है, जलना। तो एनवियस, जेलस, ये दोनों के साथ हमेशा ऑफ को लगाया जाता है। इंग्लिश में ना प्रीपोजिशन में ऑफ का यूज बहुत ज्यादा है। जैसे एक वर्ड होता है अफ्रेड, एक वर्ड होता है इंस्पाइट, एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट, एक वर्ड होता है एक्यूज, या एक वर्ड होता है कॉस, गिल्टी। ये सब ऐसे वर्ड है जिनके साथ ना हमेशा ऑफ को ही लगाया जाता है। तो ऑफ का यूज प्रीपोजिशन में ना सबसे ज्यादा होता है, ऑफ का यूज। तो आपने उन्हीं में से एक वर्ड यूज किया आपने, एनवियस मतलब जलना, तो एनवियस के बाद क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। आई मेट हिम डैश क्रिसमस। देखो एक होता है क्रिसमस और एक होता है क्रिसमस डे। ठीक है, क्रिसमस होता है, क्रिसमस डे बोलेगा। अगर डे बोला, डे मतलब दिन, तो ऑन लगेगा, और सिर्फ क्रिसमस बोलेगा तो एट लगेगा। ठीक है, क्रिसमस के आगे एट लगता है, क्रिसमस डे के आगे ऑन लगता है। तो क्वेश्चन में सिर्फ क्रिसमस बोला है, आंसर एट आएगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर इज एट। द पुलिस डैश द केस, इंक्वायर इनटू, इन्वेस्टिगेट इनटू। इंक्वायर इनटू इक्वल होता है इन्वेस्टिगेट। इसका मतलब होता है छानबीन करना, जांच पड़ताल करना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इंक्वायर के साथ क्या लगता है इनटू, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगता है। क्वेश्चन में लगा है मतलब वो रॉन्ग था। तो करेक्ट आंसर होगा इंक्वायर इनटू, मतलब छानबीन करना, जांच पड़ताल करना। दिस इज योर करेक्ट आंसर। द सोसाइटी प्लंग डैश, ठीक है, डार्कनेस। द सोसाइटी प्लंग डैश डार्कनेस। प्लंग मतलब होता है डूब जाना। देखो अंधेरे में डूबना या दुख में डूबना है, दोनों के लिए प्लंग वर्ड को यूज करते हैं। तो प्लंग के साथ ना इनटू लगता है। कोई भी चीज बदलती है, मिल्क इज चेंज इनटू बटर, वेपर टर्न्स इनटू ग्लाउस, ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। कोई भी चीज बदलती है तो बदलते समय ना इनटू को लिया जाता है। अब यहां भी अंधेरे से हो गया उजाला। ठीक है, पहले उजाला था, वहां से उजाले से अंधेरा हो गया है। तो ये चीज आपकी कन्वर्ट हो चुकी है, तो कन्वर्ट होते समय ना प्रीपोजिशन इनटू को लगाया जाता है। इनटू का यूज ही कन्वर्ट होते समय या मूवमेंट होते समय, मिल्क इज चेंज इनटू बटर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पुलिस में स्टार्टेड फायरिंग डैश मी। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया आपने, फायरिंग। फायर के साथ ना एट लगता है। ठीक है, तो कुछ वर्ड तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनके आंसर फिक्स होते हैं, वो सब वर्ड आपको पता होने चाहिए, बस प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको एग्जाम में। फायर के साथ एट को लगाया जाता है। द स्टूडेंट डिड नॉट पे अटेंशन डैश व्हाट द टीचर सेड। इस क्वेश्चन में लगा है अटेंशन। अटेंशन, इन्विटेशन, ऑब्जेक्शन, इस प्रकार के जितने भी वर्ड होते हैं सबके साथ टू को लगाया जाता है। करेक्ट आंसर टू होगा। अटेंशन, इन्विटेशन या ऑब्जेक्शन। राजेश इज डेथ बिजी टू कॉल यू। देखो दो पेयर बनता है, एक होता है टू और टू का, और एक होता है सो और डेट का। तो टू के साथ टू का पेयर बनता है, सो के साथ डेट का पेयर बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लगा है टी ओ टू, तो आंसर टी डब्ल्यू टू आएगा। करेक्ट आंसर टू होगा। राजेश इज टू बिजी टू कॉल यू। राजेश इतना बिजी है कि तुम्हें कॉल नहीं कर सकता। दूसरा टू ना सेंटेंस को निगेटिव कर देता है। तो टू के साथ टू का पेयर, सो के साथ डेट का पेयर। क्वेश्चन में टू लगा है, इसलिए आंसर टू आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ही एब्सटेन डैश स्मोकिंग। एब्सटेन मतलब होता है परहेज करना। परहेज करना को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं रिफ्रेन, मना करना।
और ये प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, हिंडर मतलब होता है रोकना। ये जितने भी रोकने मना करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सब में फ्रॉम को लगाया जाता है। एक्सटेंड मतलब परहेज करना, मना करना। तो मना करने वाले जितने क्वेश्चन है सब में ना फ्रॉम को लगाया जाएगा, फ्रॉम को। वी शुड रिलाई डैश अवर एफर्ट। रिलाई मतलब होता है भरोसा, ठीक है। रिलाई किसी का पास्ट टेंस रिलाइड होता है, वाई को हटा के ना आईईडी लगा देते हैं पास्ट टेंस में। रिलाई मतलब होता है भरोसा करना। रिलाई के साथ प्रीपोजिशन लगाया जाता है ऑन को, रिलाई ऑन बोला जाता है, भरोसा करना, ठीक है। भरोसा करना के इंग्लिश में एक वर्ड भी आता है, फॉल ऑन, भरोसा करना, ठीक है। इसका एक मतलब हमला करना भी होता है। रिलाई ऑन भरोसा करना। यू मस्ट कंप्लाई डैश माई विशेष। कंप्लाई मतलब होता है सहमत होना, राजी होना, तैयार होना। कंप्लाई सहमत होना। कंप्लाई के साथ ना विथ को लगाया जाता है, WITH, विथ। कंप्लाई का लगेगा विथ। कंप्लाई मतलब होता है सहमत होना, राजी होना, तैयार होना। आंसर आएगा विथ, कंप्लाई विथ होता है। ही इंसिस्टेड डैश गोइंग। इंसिस्ट मतलब होता है दबाव डालना, जोर डालना, ठीक है। इंसिस्ट मतलब होता है दबाव डालना, जोर डालना। इंसिस्ट के बाद हमेशा, और हमेशा क्या लगाया जाता है, ऑन को लगाया जाता है। इंसिस्ट मतलब दबाव डालना, जोर डालना। नेक्स्ट है ही ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्ट के साथ ना टू लगता है, ऑब्जेक्ट मतलब विरोध करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ टू लगता है। आई प्रीफर मिल्क डैश टी। ये प्रीफर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन तो आता ही है। देखो प्रीफर होता है, एल्डर होता है, और जितने भी आई यूर वर्ड, आई यूर वर्ड मतलब होता है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर। तो प्रीफर, एल्डर और जितने भी आई यूर वर्ड है सबके साथ ना टू लगता है, डेन नहीं आता, आंसर टू आएगा, ठीक है। आई प्रीफर मिल्क टू टी, तो आंसर हो जाएगा टू। दे वेयर अवेयर डैश द प्रॉब्लम। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है अवेयर मतलब जानकार, और ऐसे ही वर्ड है बीवियर मतलब सावधान। तो अवेयर मतलब जानकार, बीवियर मतलब सावधान, बीवियर ऑफ डॉग बोलते कि नहीं। ये दोनों के साथ ना ऑफ को लगाया जाता है, ठीक है। अवेयर हो चाहे बीवियर हो, दोनों के साथ प्रीपोजिशन ना ऑफ को लगाया जाता है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सीता इज वेटिंग डैश यू। देखो एक होता है वेटिंग, और एक वर्ड होता है अवेटिंग। दोनों का मतलब इंतजार करना होता है। वेट के साथ ना फॉल लगता है, अवेट के साथ कुछ नहीं आता। तो वेटिंग है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू, या आई एम अवेटिंग यू, ठीक है। तो वेट के साथ फॉल लगता है, तो योर करेक्ट आंसर इज फॉर। ही रेस्पेक्ट डैश यू। रेस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना, रेस्पेक्ट के साथ टू को लगाया जाता है, ठीक है। रेस्पेक्ट के साथ लगता है TO, टू। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, आई रेस्पेक्ट टू यू, तो करेक्ट आंसर टू हो जाएगा। रिवेंज डैश इज एनिमी। रिवेंज मतलब होता है बदला लेना। बदला लेना को ना इंग्लिश में ये भी बोलते हैं एवेंज, ठीक है। एक होता है रिवेंज और एक होता है एवेंज, दोनों का मतलब होता है बदला लेना। ये दोनों के साथ ना ऑन को लगाते हैं, ठीक है। रिवेंज मतलब भी बदला लेना, एवेंज मतलब भी बदला लेना। रिवेंज मतलब खुद का बदला, एवेंज मतलब दूसरे का बदला, लेकिन दोनों के साथ ऑन को लगाया जाएगा। एक केस में फॉल लगता है अगर नॉन लिविंग होगा तो, जैसे ही रिवेंज फॉर हिज इंसल्ट, उसने अपनी इंसल्ट का बदला लिया। अब यहां पर क्या है, नॉन लिविंग का यूज किया आपने, इंसल्ट, यहां पर ऑन नहीं लगेगा, यहां पर फॉल लगेगा। अगर नॉन लिविंग है तो फॉल आएगा। आई एम एक्वेंटेड। एक्वेंट मतलब होता है परिचित, जाना पहचाना, है ना। एक्वेंट मतलब होता है जाना पहचाना, परिचित होता है। एक्वेंट के साथ ना हमेशा और हमेशा विथ को लगाया जाता है, विथ को। एक्वेंट परिचित, जाना पहचाना। ही सेव मी डैश वाइल्ड एनिमल। सेव मतलब होता है बचाना, ठीक है। सेव के साथ लगता है फ्रॉम, ठीक है। सेव मतलब होता है बचाना, सेव के साथ लगता है फ्रॉम, तो करेक्ट आंसर फ्रॉम आएगा। वेपर टर्न डैश क्लाउड। वेपर किसे बदल गया, क्लाउड में। कोई भी चीज बदलती है तो बदलते समय ना इनटू को लगाया जाता है। वेपर टर्न्स इनटू क्लाउड। राम इज ज्वेलर डैश इज सिस्टर। ज्वेलर्स मतलब होता है जलना, जैसे एक वर्ड किए थे आप लोग एनवियस, ठीक है। जेलस और एनवियस दोनों के साथ ना ऑफ लगाया जाता है।
आंसर आ जाएगा आपका ऑफ। ज्वेलर्स मतलब जलना। राम एक्यूज मी डैश स्टीलिंग, स्टीलिंग मतलब चोरी, आपने वर्ड यूज किया एक्यूज, एक्यूज के बाद भी हमेशा ऑफ को लगाया जाता है। ठीक है, फाइन दायरा में ये सब चीजों बहुत ध्यान देना पड़ता है, प्रीपोजिशन में लगता क्या है। तो एक्यूज के बाद लगता है ऑफ। एक्यूज मतलब होता है दोष लगाना। ही ट्राई टू ओपन द केन डैश ओपनर। अब ये जो ओपनर है ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, मतलब नॉन लिविंग है। तो इंस्ट्रूमेंट के आगे ना, औजार के आगे ना विथ लगता है। ही ट्राई टू ओपन द केन डैश केन ओपनर। ही ट्राई टू ओपन द केन डैश ओपनर या केन ओपनर। आंसर आएगा आपका विथ, क्योंकि ये नॉन लिविंग के लिए आता है, ये आपका नॉन लिविंग है। आंसर आएगा विथ, इंस्ट्रूमेंट के आगे विथ लगेगा। ही कट वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ, बाय अ नाइफ नहीं, विथ अ नाइफ। मुकेश इज एकम्प्लिश डैश द आर्ट ऑफ पेंटिंग। एकम्प्लिश मतलब होता है सर्वगुण संपन्न। एकम्प्लिश का एक मतलब होता है कंप्लीट करना भी होता है, पूरा करना भी होता है, एक सर्वगुण संपन्न भी होता है। एकम्प्लिश के साथ ना हमेशा इनको लगाया जाता है, फिक्स बोल सकते हो। ठीक है, ये था हमारा प्रीपोजिशन पार्ट 1। कल की क्लास में भी हम प्रीपोजिशन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, तो कुछ और नए वर्ड मैं आपको बता दूंगा। सारे वर्ड आप पढ़ लीजिएगा, सारे एग्जाम में आए हुए वर्ड हैं ये। ठीक है, वैसे टॉपिक एंडलेस है, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो में से पढ़ लेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल के टॉपिक में, बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल प्रीपोजिशन के साथ।